नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी जो क्लास हुई थी वो उत्तर व्यवहारवाद। लास्ट क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़ी। उत्तर व्यवहारवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़ी। एक बार वापस बता देता हूं कि आज का हमारा टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद। राजनीतिक सिद्धांत को हम शुरुआत से देखें तो पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उसके बाद में व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद। अब उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद में इसकी आलोचना, इसकी लोगों ने क्या क्या कमियां निकाली या विद्वानों ने क्या क्या आलोचना की। तो सबसे पहले आलोचना करने वालों ने कहा कि इन्होंने उत्तर व्यवहारवादी विद्वानों ने क्या किया कि सबसे ज्यादा इन्होंने मूल्य, नैतिकता, संस्कार, इन पे अधिक बल दिया और वर्तमान समय में इनकी कम आवश्यकता है, जबकि वैज्ञानिकता की, टेक्नोलॉजी की, नए नए प्रयोगों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। तो इन्होंने उत्तर व्यवहारवादी आलोचना में सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, मूल्य, नैतिकता, इनकी मूल्य, नैतिकता, इनको ज्यादा बढ़ावा देकर जो नई नई टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इनकी अवहेलना की। इनको तो बढ़ावा दिया और इनकी आलोचना की या अवहेलना की, क्योंकि वर्तमान समय में, अभी आधुनिक वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी की ही प्रयोग से हम घर बैठे क्लासें ले रहे हैं। अगर हम इसकी अवहेलना करें, मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, अगर इसकी आलोचना करें तो घर बैठे जो घर वालों के संस्कार है, मूल्य है, नैतिकता है, वो काम में नहीं आएंगे। तो अर्थात दोनों को बराबर रखा जाना चाहिए। इसके बाद में जो उत्तर व्यवहारवादियों ने सबसे ज्यादा जो बल दिया, नैतिकता की बातें की, वो अमेरिका के संदर्भ में की। हर देश में मूल्य, संस्कार अलग होते हैं। अगर हम बात करें भारत देश की, भारत देश में एक ग्रामीण इलाकों में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक सोने का समय होता है, जबकि मुंबई जैसे शहरों में रात को काम किया जाता है और दिन में सोया जाता है। तो ये मूल्य, संस्कार अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। अलग अलग देशों में अभी ग्रामीण इलाकों में लेडीज को या महिलाओं को कार्य करने का बढ़ावा नहीं दिया जाता, जबकि विदेशों में, विकसित देशों में महिलाओं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करती है। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने दोनों का समन्वय बराबर नहीं किया। इनकी ये तो मुख्य आलोचना है। और कुछ अच्छाइयां भी थी, यानी कुछ कमियां थी, इनमें कुछ अच्छाइयां भी थी। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करें तो अगर भगत सिंह की बात करें, तो जब भगत सिंह था तब भारत में ब्रिटिश शासन था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तब अंग्रेजों का गुलाम था और भगत सिंह को अगर हम देखें तो दो नजरों में देख सकते हैं। अगर अंग्रेज सोचते तो अंग्रेजों के हिसाब से तो भगत सिंह डाकू था, अंग्रेजों के हिसाब से डाकू था। लेकिन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भगत सिंह ने जो कार्य किया, उसके हिसाब से ये भगत सिंह देशभक्त था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादियों ने जो मूल्य बताए,
नैतिकता बताई, संस्कार बताए, रीति रिवाज बताए। तो इन सभी चीजों में एक आदमी की बात करें तो इस आदमी भगत सिंह को डाकू कहा जाए या देशभक्त कहा जाए, इसका कंफर्म नहीं किया जा सकता। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसकी ढंग से विश्लेषण किया और कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में हमें उनके मूल्य जानने हैं तो उसको ये देखना है अंग्रेजों के हिसाब से देखा जाए या भारत के हिसाब से देखा जाए। अगर भगत सिंह के मूल्य देखा जाए, भगत सिंह की नैतिकता देखा जाए, संस्कार देखा जाए तो भगत सिंह के मूल्य अंग्रेजों के हिसाब से तो भगत सिंह डाकू था, जबकि भारत के हिसाब से देशभक्त था, देश को स्वतंत्रता दिलाने वाला था। तो ये कुछ उत्तर व्यवहारवादियों की ये कमियां भी थी और अच्छाइयां भी थी। तो जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि जो कार्य परंपरागत व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार, इनके कार्यों को किस हिसाब से बांटा जाए। ये सब्जेक्ट राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने में सबसे ज्यादा कठिन है। अगर पढ़ा जाए तो समझ में आता नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत, इस राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ा जाए तो ये ढंग से समझ में नहीं आता। इसको शांत दिमाग से पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आएगा। मूल्य मूल्य मूल्य, इससे परेशान हो जाते हैं। मूल्य क्या चीज है? अगर हम मूल्य की बात करें, इस मूल्य की बात, एक शब्द मूल्य, इस मूल्य को अगर मैं पढ़ाऊं तो 2 महीने इस मूल्य में पढ़ाने में लग जाएगा। मूल्य एक बार छोटा बता देता हूं। मूल्य किसे कहते हैं? जो ग्रामीण इलाकों में जो पाए जाते हैं बच्चों में संस्कार, माता पिता के प्रति सेवा करने का भाव, दादा दादाजी की सेवा करने का भाव, वही मूल्य कहलाता है। मूल्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। समानता, मूल्य उसे भी कहते हैं। बहन भाई दोनों को समान रखा जाए, भाई भाई को समान रखा जाए, मूल्य उसे भी कहते हैं। संस्कार, इसे भी मूल्य कहा जाता है। स्वतंत्रता, अधिकार, ये सभी मूल्य ही हैं। संस्कार, अधिकार, न्याय, मूल्य को हम बांट नहीं सकते। मूल्य इतना बड़ा है कि इसकी अगर बात करें तो इतना बड़ा फैला हुआ है कि इसको 2 महीने समझने में लग जाएगा, इतना बड़ा है इसको पढ़ाने में। तो राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत हम बांटे, राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम बांटे, ध्यान से सुन लेना, ये जो टॉपिक है इसको समझ लिया तो राजनीतिक सिद्धांत काफी हद तक समझ में आ जाएगा। अगर राजनीतिक सिद्धांत को हम बांटे तो इसको 4 चरणों में बांटा जा सकता है। कितने चरणों में? 4। राजनीतिक सिद्धांत को हम बांटे तो इसको 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। पहला चरण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। इसके बाद में आया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है, जिसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है। जो पहला चरण था परंपरागत, इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को, इसकी शुरुआत हुई थी प्लेटो से इसकी शुरुआत हुई थी और ये चला था द्वितीय विश्व युद्ध तक। कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध तक ये चला। राजनीतिक सिद्धांत में जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1940 लगभग इसको माना जा सकता है कि ये प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व, प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ। वहां से द्वितीय विश्व युद्ध तक माना जा सकता है। लेकिन प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो 380 ईसा पूर्व में लिखी, उस पुस्तक का नाम
यहीं से प्लेटो के विचार मिलते हैं। तो 380 ईसा पूर्व से 1940 तक इसको मोटे तौर पे बांटे तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सबसे बड़ा है, जो प्लेटो से लेके द्वितीय विश्व युद्ध तक, कहाँ तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक बांटा जा सकता है। उसके बाद में आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ने क्या किया, इसको कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये अभी इसका खत्म हो चुका है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुका है। व्यवहारवाद ने कहा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान में जरूरत ही नहीं है। तो इसके संदर्भ में, इसको खत्म करने के, इसके पतन के संदर्भ में तो इसका शुरुआत हुआ व्यवहारवाद। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1940 से 1950 तक। 1940 से 1950 तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये 10 साल तक ही चला, मोटे तौर पर इसका चरण 10 साल तक ही चला। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब राजनीति विद्वानों को इतना बढ़ावा नहीं मिला। किसको बढ़ावा मिला? अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति विद्वानों को खत्म किया गया, उनको बड़े पद नहीं दिए गए। तब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये 10 साल ही चला। उसके बाद में आता है नव परंपरावाद। इसके बाद में आता है नव परंपरावाद। इसकी शुरुआत 1950 से 1960 के मध्य मानी जाती है। मोटे तौर पे कहा जाए तो 1950 से 1960 के मध्य नव परंपरावाद को माना जाता है। इन्होंने क्या कार्य किया कि नव परंपरागत विचार, इन्होंने कहा कि अभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान में जीवित है। अगर इसको खत्म कर दें तो मूल्य नैतिकता ये खत्म हो जाएगी, तो तकनीकी का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जो नव परंपरावाद है इसकी शुरुआत 1950 से 1960। इसके बाद में अगला चरण उत्तर व्यवहारवाद। इसके बाद में है अगला चरण उत्तर व्यवहारवाद। इसका उद्गम हुआ 1969 में। इसका जन्म या उद्गम हुआ, इसका जन्म हुआ 1969। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम 4 चरण देखे जा सकते हैं मोटे तौर पर। पहला चरण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को प्लेटो से द्वितीय विश्व युद्ध तक माना जाता है। अगला चरण व्यवहारवाद। इसकी शुरुआत 1940 से 1950। इन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। उसके बाद में नव परंपरावाद। इसकी शुरुआत 1950 से और 1960 तक चला। और इसके उत्तर व्यवहारवाद ये लगभग माना जाता है 1969 तक। इसका शुरुआत 1969 तक माना जाता है। ये तो हो गए 4 चरण, मुख्यतः 4 चरण। इन चरणों की अगर हम डिटेल से बात करें तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में सबसे पहले प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध। अब है व्यवहारवाद। इस व्यवहारवाद इन्होंने क्या किया, तथ्य और वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया, नई नई चीजों को बढ़ावा दिया, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या, तथ्य और वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा तथ्य और वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया, इसने व्यवहारवाद की। इसकी शुरुआत 1940 से 1950। इसकी शुरुआत 1940 से 1950। इन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है, अर्थात ये खत्म हो चुका है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई
ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम इसमें बताया। डेविड इस्टर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण बताए और व्यवहारवाद के उदय के कारण बताए। इस पुस्तक में डेविड इस्टर ने कहा है, इस पुस्तक में पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक में डेविड इस्टर ने कहा है कि परंपरागतवादी ये सिर्फ इतिहास की बातें करते हैं, अर्थात ये पुराने मूल्य पे चिपके हुए हैं, नए मूल्य की खोज नहीं करते। क्या कहते हैं कि पुराने मूल्य पे चिपके हुए हैं, नए मूल्य की खोज नहीं करते। डेविड इस्टर कहता है कि इसके पतन के कारण यह है कि ये सिर्फ पुराने मूल्य पे टिके हुए हैं, नए मूल्य की खोज नहीं करते, इसीलिए व्यवहारवाद का उदय हुआ। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम पुराने मूल्य पे टिके रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। इसके बाद में डेविड इस्टर ने कहा है कि मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है। अगर हम मूल्य का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो कैसे संभव होगा? मूल्य का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे अगर हम भगत सिंह की ही बात करें, वापस भगत सिंह के मूल्य की बात करें तो भारत में तो इसको देशभक्त कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इंग्लैंड में इसे डाकू कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। इसकी मूल्य की बात करें तो मूल्य इसके दो हो गए, तो वैज्ञानिकता की ये बात नहीं हुई। वैज्ञानिकता उसे कहते हैं जिसका मूल्य एक हो, अर्थात जिसका कोई समस्या का समाधान एक निकले, समस्या का समाधान एक निकले। इसलिए ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या है? तो व्यवहारवाद के उदय के कारण डेविड इस्टर ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में बताया। व्यवहारवाद के उदय के कारण या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण डेविड इस्टर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, क्योंकि ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वाले पुराने मूल्यों पे चिपके हुए हैं और मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है, और ये ऐसी चीजों का निर्माण नहीं करते हैं जो सभी जगह लागू हो, ऐसी चीजों का निर्माण नहीं करते जो सभी जगह लागू हो। जैसे प्लेटो ने अपने विचार दिए, अरस्तु ने जो विचार दिए वो यूनान की राजनीति से प्रभावित होकर दिए, जो सभी जगह लागू नहीं हो सकते हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिए। तो इस हिसाब से व्यवहारवाद के उदय के कारण या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण डेविड इस्टर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम, पुस्तक का नाम याद रखना, डेविड इस्टर की पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड इस्टर की एक पुस्तक का नाम और बताया था जिसमें व्यवहारवाद की विशेषता बताई थी, जो मैंने पहले बताया था, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर। डेविड इस्टर की एक और पुस्तक है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर। व्यवहारवाद के उदय के कारण जो दूसरा चरण है, इसके बाद में एक विद्वान और है सिमोन लिप्सेट, एक विद्वान और है सिमोन लिप्सेट। इन विद्वानों ने इन्होंने कहा है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ मूल्यों की बात करते हैं, जबकि अमेरिका ने सभी मूल्यों की खोज कर ली। ये क्या कहता है सिमोन लिप्सेट की परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका ने सभी मूल्यों की खोज कर ली है। वर्तमान में नए मूल्यों की आवश्यकता ही नहीं है,
इसीलिए व्यवहारवाद का उद्गम हुआ। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अल्फ्रेड काबा। ये विद्वान है अल्फ्रेड काबा। इन्होंने कहा है कि मैकियावेली ने शक्ति पर बल देकर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन किया है। अल्फ्रेड काबा ने कहा है कि मैकियावेली ने शक्ति पर बल देकर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन किया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन किया है। और दूसरा विचार इन्होंने कहा है कि वर्तमान में जहां लोकतंत्र है वहां पर अनेक मूल्य पाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, ऐसे मूल्य, समानता, न्याय, ये सभी मूल्य, बहुत सारे मूल्य हो गए। इसकी वजह से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। इन मूल्यों की वजह से, लोकतंत्र में अनेक मूल्यों की वजह से व्यक्ति को निष्क्रिय बना दिया गया। इसके बाद में है तीसरा चरण नव परंपरावाद। अगला चरण है नव परंपरावाद, जो 1950 से 1960 में इसका माना जाता है। इसमें अनेक विद्वान हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया। एरिक वोइगलिन, एम सिबली, मेडलेन, लियो स्टोक, बंटा द जुवेंडेल, माइकल ऑक्सफोर्ड, डांटे द जर्मनी, ऐसे विद्वान जिन्होंने कहा है कि अभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, वर्तमान में ही जीवित है। इन्होंने क्या कहा कि अभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ, वर्तमान में भी जीवित है। इसके बाद में उत्तर व्यवहारवादी। इन्होंने तथ्य और मूल्य दोनों को बल देकर कहा है कि परंपरागत और व्यवहारवाद दोनों जीवित है, अर्थात इनका पतन नहीं हुआ है। ये तो थे राजनीतिक सिद्धांत के मोटे चरण। इसके बाद में हम देखें तो हमारे जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, आपके पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने परंपरागत और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन किया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिट फर्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यवहारवाद, इसकी विशेषता, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि व्यवहारवाद की